दोस्तों, हमारा प्यारा भारत एक सुंदर देश होने के साथ साथ एक रहस्यमयी और यूनिक देश भी है। पिछले कई दशकों में यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं कि उनमें से कुछ केसेस तो साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि अनसुलझी मिस्ट्रीज बन के रह गई हैं और जिनकी कोई लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है अभी तक। साथ ही इनकी जड़ तक जाकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन केसेस को साइंस भी रिजॉल्व नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1 हफ्ते तक या 15 दिनों तक बिना खाए पिए रहना है तो शायद आप किसी तरह मैनेज कर लो। पर अगर मैं आपको कहूं कि एक इंसान ऐसे हुए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो 1 हफ्ता या 1 महीना या इवन 1 साल भी नहीं बल्कि पूरे 79 ईयर्स तक बिना खाए पिए जिंदा रहे, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पहली मिस्ट्री है इसी शख्स के बारे में जिनका नाम था प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी बाबा, जिनको लोग चुंडी वाले माताजी के नाम से भी जानते थे, उनका जन्म 13 अगस्त 1929 को चरदा गांव मेहसाना जिला गुजरात में हुआ था। प्रहलाद जानी के अनुसार उन्होंने 7 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और वो जंगल में रहने चले गए थे। 1941 में जब वे 12 साल के थे तब उन्हें स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हुआ और वो देवी अम्बा के पुजारी बन गए, जिसके बाद वो अपने कंधों पर लाल रंग की साड़ी और आभूषण पहनने लग गए थे। तब से लेकर अगले 79 ईयर्स तक यानी 26 मई 2020 तक, जब तक उनकी डेथ हुई, तब तक उन्होंने ना ही खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। बाबा का कहना था कि उन्हें जीवित रखने के लिए माता पानी देती है और जिसकी वजह से वो बिना भोजन और पानी के जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाला और इम्पॉसिबल सा क्लेम था, तो इस पर रिसर्च और स्टडी करने के लिए 2003 और 2010 में डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई। दोस्तों, 2003 में इस टीम को लीड करने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सुधीर शाह, जो कि अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इस रिसर्च के लिए जब बाबा से पूछा गया तो वो सिर्फ एक शर्त पर राजी हुए कि उनके शरीर में किसी तरह का कोई फ्लूइड इंजेक्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्टर सुधीर के अलावा वहाँ पे डॉक्टर VN शाह, डॉक्टर उर्मान ध्रुव और डॉक्टर संजय मेहता जैसे लोग भी उस रिसर्च का हिस्सा थे। इन सब लोगों ने रिसर्च शुरू होने से पहले ये मान लिया था कि बाबा झूठ बोल रहे हैं और 24 घंटे के अंदर ही उनका सच सामने आ जाएगा। ये शोध एक ऑब्जर्वेशन था जिसके लिए CCTV कैमरा, कैमरामैन, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग पैनल, काफ़ी लोगों को ड्यूटी पर लगाया गया। यानी 24/7 बाबा पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई। ये पूरा ऑब्जर्वेशन 10 दिनों तक चला, जिसके परिणाम चौंकाने वाले थे। दोस्तों, At the end of the project, our conclusion was इस शोध में सामने ये आया कि बाबा प्रहलाद जानी ने इन 10 दिनों में न ही अन्न का एक दाना खाया, न ही पानी की एक बूंद पी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी बॉडी में यूरिन भी बनता था, लेकिन वो बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाता था। यानी बाबा ने इन 10 दिनों में यूरिन तक भी पास नहीं किया, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल था। we could see formation of urine in his bladder which was reabsorbed from the bladder. इस रिसर्च में बाबा के सारे टेस्ट नॉर्मल आए, मतलब रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। दोस्तों, ऐसे थे कि जिन्हें देखकर आंखों पे विश्वास भी ना हो। बाबा जानी पर हुआ ये रिसर्च दुनिया भर के डॉक्टरों ने पढ़ा और वो भी उन पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन बाबा ने देश से बाहर जाने से मना कर दिया। इसके बाद 2010 में 22 अप्रैल से 6 मई तक यानी 15 दिन तक बाबा को स्टर्लिंग अस्पताल में रखा गया, जहाँ पे 35 रिसर्चर्स की एक टीम, जिन्हें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज के निर्देशक डॉक्टर G इलावगान लीड कर रहे थे। इस जांच के दौरान भी प्रहलाद जानी को लगातार 24 घंटे तक CCTV की कैमरे में और पर्सनल लेवल पर भी सुपरविजन किया गया। उनका MRI, उनका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया और इस रिसर्च का रिजल्ट भी यही निकला कि वो बिना पानी और अन्न के 15 दिनों तक जिंदा रह सके थे बिना किसी इश्यूज के। इस रिसर्च के आने के बाद भी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम ने इस बात को नकार दिया। ये साइंस की बाउंड्रीज में नहीं आता। इस तरीके के क्लेम्स गलत हैं और आप डायरेक्टली मीडिया के पास नहीं जा सकते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको प्रेजेंट करिए, डाटा को मेडिकल वहाँ पे जो है मैगजीन के अंदर में प्रेजेंट करिए। और इस तरीके से आप 15 दिन तक अगर आपने दिखा दिया है कि हमने जो एक आदमी ने खाया पिया नहीं, तो मेडिकली ऐसी कोई मिरेकल नहीं है। 15 दिन तक बहुत सारे आदमी होते हैं। और अगर आप ये बोल रहे हो कि 65 साल तक इसे आदमी ने नहीं खाया है, तो प्रेजेंटेड इन डाटा इन टू मेडिकल, आप जो मेडिकल जो कॉन्फ्रेंसेज होती है वहाँ प्रेजेंट करिए, पब्लिश करिए डाटा को, हम तो इंटेंसिटी लेकर आइए और उसके बाद बात करिए। आई डोंट, हमारा ऑब्जर्वेशन 15 दिन, आप डायरेक्ट मीडिया नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन 15 दिन का ही है। हम 65 साल या 70 साल का ऑब्जर्वेशन। कोई मीडिया भी आपको कांटेक्ट करता है, आपको कोई राइट नहीं है मीडिया के पास जाने का। अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपकी कंप्लेन हो जाए तो आप सस्पेंड हो जाएंगे सीधा।
डॉक्टरों का मानना है कि कोई भी एडल्ट इंसान बिना खाए केवल 30 से 40 दिन तक ही जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के केवल 5 दिन तक ही वह जिंदा रह सकता है। उससे ज़्यादा जिंदा रहना असंभव है। दोस्तों, अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें तो ऑब्वियसली साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी को टरबाइंस की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली जब हम खाना खाते हैं तो फूड में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको मसल्स की काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑब्वियसली जब कोई इंसान फूड इंटेक एकदम बंद कर देता है तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई नहीं। अब बॉडी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल्स काम करना बंद कर देंगे, हीट भी रिलीज नहीं होगी तो बॉडी ठंडी पड़ती जाएगी और इवेंचुअली उस इंसान की डेथ हो जाएगी। बाबा के अकॉर्डिंग उनको सनशाइन से एनर्जी मिलती थी। दोस्तों, प्लांट्स के केस में तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है जो कि सन की लाइट और हीट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंसानों के केस में ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं होता जो कि सन की एनर्जी को सेल्स में एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। दोस्तों, इससे पहले भी दुनिया भर में कुछ केसेस हुए हैं जहां पर लोगों ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि हम सिर्फ पानी और सनलाइट पर जिंदा रह सकते हैं, बट उन्हें कैमरे में बर्गर, डाइट कोक और कुछ हैवी मील्स खाते हुए पकड़ा गया। जहां तक बाबा पर की गई रिसर्च का सवाल है, वो रिजल्ट्स किसी भी साइंस जर्नल या इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिसर्च एजेंसी को नहीं दिए गए दोस्तों, जिससे उन स्टडीज पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि साइंस इस बात को जरूर मानता है कि हमारे आसपास बहुत एनर्जी है, लेकिन इसे रॉ रूप में कंज्यूम किया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर साइंस के पास फिलहाल कोई आंसर नहीं है। इसलिए हमारा ये मानना है दोस्तों कि फिलहाल ये एक मिस्ट्री ही बन के रह गई है और हमारे पास कोई पुख्ता सोर्स नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कि प्रहलाद जानी ऐसा कैसे कर पाए। डॉक्टरों ने अपने निष्कर्ष में कहा कि उनके शरीर में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से जाने अनजाने उन्हें कहीं कोई ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो ऊर्जा क्या है कोई नहीं बता सका। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित ज्वाला देवी मंदिर की। दोस्तों, माइथोलॉजी के हिसाब से इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का रहस्य ये है दोस्तों कि यहाँ कोई बाती नहीं है, कोई वैक्स या ऑयल या एलपीजी सिलेंडर भी नहीं है, फिर भी यहाँ की पहाड़ी में से 9 ज्वालाएं निकलती रहती हैं और पिछले कई सेंचुरी से कंटिन्यूसली जल रही हैं। दोस्तों, आज तक भी इसका रहस्य किसी को नहीं पता कि आखिर बिना किसी फ्यूल के या मीडियम के ये ज्वालाएं कहाँ से निकल रही हैं। नीली है तो कहीं पर पीली, ये लो चट्टानों के बीच से एक पहेली बनकर निकल रही है, क्योंकि इस ज्वाला को ना तो कभी माचिस दिखाने की जरूरत होती है, ना ही तेल डालने की, ना तो कभी बुझाने की जरूरत होती है और ना ही प्रज्वलित करने की। अगर हिस्ट्री में जाएं तो इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसको रिनोवेट करवाया। दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर के दौरान मंदिर की ज्वाला का रहस्य जानने के लिए मंदिर के नीचे दबी ऊर्जा के पता लगाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पाया। इनफैक्ट दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने ज्वाला देवी मंदिर के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई कराने की भी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट के अनुमान के हिसाब से ये माना जाता है कि ये ज्वाला नेचुरल गैस या ऑयल की वजह से निकल रही है, जो उनके हिसाब से इस एरिया में एबेंडेंस में होनी चाहिए। हालांकि 1970s के दशक में ONGC ने इस जगह पर नेचुरल गैस के सोर्सेज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद 1987 में चांगड़ तलाई, नूरपुर लुंज और ज्वालामुखी बग्गी जैसे एरियाज में भी तेल के कुएं ढूंढने के लिए खुदाई शुरू हुई, मगर 6000 मीटर तक की खुदाई करने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स पर ढेरों रुपए और फॉरेन करेंसी बर्बाद करने के बाद ONGC ने इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया। इसके बाद 2014 में फिर से ONGC ने ऑयल एंड गैस की सर्च स्टार्ट की, जिसका अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया उनकी वेबसाइट पे। दोस्तों, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा ही एक मंदिर इंडिया के पड़ोसी देश अजरबैजान में भी है, जिसे बाकू ज्वाला जी कहते हैं। इसके अलावा नेपाल में मुक्तिनाथ गांव में भी ज्वाला देवी का मंदिर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ भी नेचुरल गैस का सोर्स है और जिसकी वजह से वो ज्वाला निरंतर जलती रहती है, लेकिन किसी भी वेरीफाइड लैब या गवर्नमेंट एजेंसी ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है अभी तक। और सच मानिए तो कोई भी पॉलिटिशियन इस रहस्य की जड़ तक जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है दोस्तों। उसके 2 रीजंस हैं दोस्तों। पहला ये कि इन मंदिरों से लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं और कोई भी पॉलिटिशियन पब्लिक सेंटिमेंट्स या उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने का ब्लेम अपने सर पे नहीं लेना चाहेगा।
दूसरा, इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए हर साल काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, जिससे यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी फैमिलीज चलती हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों ये मिस्ट्री ही है कि आखिर इस कंटिन्यूस ज्वाला के फ्यूल का सोर्स कोई डिवाइन पावर है या कुछ और। दोस्तों वैसे तो पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां आपने बचपन से आज तक सुनी होंगी। इनफैक्ट बॉलीवुड ने भी इस सब्जेक्ट पर काफ़ी फिक्शनल मूवीज बनाई हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे। मगर दोस्तों रियल लाइफ में भी एक ऐसा रहस्यमय किस्सा है जिसमें इवन महात्मा गांधी तक को भी इन्वॉल्व कर लिया था। दोस्तों बात है 11 दिसंबर 1926 की, जब दिल्ली में एक छोटे से मोहल्ले में बाबूरंग बहादुर माथुर के यहाँ एक डॉटर का जन्म हुआ, जिसका नाम शांति देवी रखा गया। कहा जाता है कि जब वो 4 साल की हुई तो इतनी छोटी सी उम्र में वो अपने पेरेंट्स से ये सब बातें करती थी कि उनके पिछले जन्म में वो क्या थी, उनका असली घर कहाँ है, उनके असली माता पिता कौन है। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तब वहाँ के दूसरे बच्चों ने बताया कि शांति देवी अपने पति के बारे में बात करती हैं और ये भी कहती हैं कि उनका एक बच्चा भी है। उन्होंने स्कूल में ये भी कहा कि उनका नाम लुगड़ी देवी है और उनका पति मथुरा में रहता है, जिसका नाम केदारनाथ चौबे है। उन्होंने अक्टूबर 1925 में अपने बेटे को जन्म दिया और 10 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। शांति देवी ने लेबर पेन और डिलीवरी से रिलेटेड ऐसी बातें बताई जो ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से नहीं बता सकता। शांति देवी के जो एक दूर के रिश्तेदार थे बीचन चंद्र, उन्होंने केदारनाथ चौबे को चिट्ठी लिखी और उनको ये पूरा इंसिडेंट बताया। केदारनाथ अपने बेटे और तीसरी पत्नी के साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। 9 साल की शांति देवी 10 साल के अपने पिछले जन्म के बच्चे को देखकर बहुत रोई। शांति देवी ने यह भी दावा किया कि अपने पुराने घर का पता वो बता सकती हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे एक रुपये पैसों से भरा हुआ एक डिब्बा भी उस घर पर गड़ा हुआ है। केदारनाथ का ये कहना था कि शांति ने कुछ ऐसी बातें बताई जो केवल लुगड़ी बाई के अलावा कोई नहीं जानता था। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन दिल्ली रुककर वापस मथुरा चले गए। शांति देवी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कुछ दिनों बाद अपने पेरेंट्स से मथुरा चलने की जिद की। दोस्तों 1935 तक आते आते शांति देवी का केस काफ़ी पॉपुलर हो गया। देश के कई लोग इस केस के बारे में अखबार में पढ़ रहे थे। ये अजीबोगरीब केस महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंचा। उन्होंने इस केस के जांच के आदेश दिए और 15 लोगों की एक टीम बनाई। ये लोग शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंचे और वहां एक स्ट्रेंजर से उनको मिलवाया। शांति ने उनके पैर छूकर बोला कि ये उनके पति के बड़े भाई हैं। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को भी पहचान लिया और ये भी बताया कि उनके घर पर कहाँ पैसा छुपा है। वहां जब लोगों ने जाके चेक किया तो उनको गमला मिला, पैसे तो नहीं मिले। शांति देवी अड़ गई कि नहीं, पैसे वहीं थे। बाद में केदारनाथ चौबे ने बताया कि उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। उसके बाद इस कमेटी ने आसपास के लोगों से भी बात की और इस केस को डिटेल में स्टडी किया। फिर फरवरी 1936 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने कहा कि शांति देवी ही लुगड़ी बाई हैं। कुछ लोगों के लिए एक रिलीजियस मिरेकल हो सकता है, लेकिन कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि आखिर छोटी सी शांति देवी लुगड़ी की जिंदगी के बारे में इतनी चीजें कैसे जानती हैं। इस स्टोरी को काफी वर्ल्ड मीडिया की अटेंशन मिली, काफी रिसर्चर्स और न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया। यहाँ तक कि एक प्रोफेसर जगदीश मिश्रा ने शांति देवी को हिप्नोटाइज करके फिर पिछले जन्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की, जिसके आंसर्स भी शांति देवी ने लगभग सारे सही दिए। इन्हीं रिसर्चर्स में एक इयान स्टीवेंसन भी थे जो कि कैनेडियन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने इस केस को डिटेल में स्टडी किया और 1960 में एक रिपोर्ट पब्लिश की ये कहते हुए कि शांति देवी ने अपने पिछले जन्म से रिलेटेड करीब 24 ऐसे फैक्ट शेयर किए जो कि सिर्फ लुगड़ी देवी या उनका फैमिली ही जान सकती थी और वो एक्चुअली में ट्रू थे। शांति देवी का आखिरी इंटरव्यू एक फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के.एस. रावत ने दिसंबर 1987 में लिया था, जिसके 4 दिन बाद ही शांति देवी की डेथ हो गई थी। What do you expect from your future? I think that I will reach salvation in the future. Everybody has to go through the highs and lows of birth and rebirth. With this life, the cycle ends. I will go to God in my next life. Hundreds of डॉक्टर रावत ने अपनी रिपोर्ट में फाइनली ये बताया कि ना वो इस केस को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन शांति देवी पर हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बातें उन्होंने बताई उनसे उनके पुनर्जन्म होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग संकेत मिलते हैं। दोस्तों हमारे ओपिनियन की बात करें तो एज ए प्रैक्टिकल साइंस ओरिएंटेड चैनल हमारे लिए भी ये मानना थोड़ा मुश्किल तो है ही। आइडियली एक्चुअली एक साइंटिफिक रिसर्च जब परफेक्ट होती है जब उसको प्रॉपर रूल्स के साथ एक फिक्स दायरे में रहकर किया जाता है, उसके वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स होते हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मगर शांति देवी की स्टोरी से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनको फुल प्रूफ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि वो सारे प्रूफ्स लोगों की कही हुई बातों पर डिपेंडेंट हैं। डॉक्टर इंदिरा सेन जो कि एक इन्वेस्टिगेटर थे इस केस के, उनका भी यही कहना था कि रिसर्च टीम कंटिन्यूसली शांति देवी को ऑब्जर्व नहीं कर पाई और उनको आसपास के लोगों पर डिपेंड होना पड़ता था सारी इन्फॉर्मेशन के लिए।
दूसरा, डे 1 से ही इस केस को इतनी पब्लिसिटी मिल रही थी कि ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स शांति देवी की खुद की हैं और कौन सी दूसरे लोगों की हैं जिसे शांति देवी ने सुनकर दोहराया होगा। इनफैक्ट उनकी स्टेटमेंट्स में कहीं कहीं डिस्क्रिपेंसीज भी थी। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी ने जो कमेटी बनाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनमें इंटरनेशनल आर्यन लीग के मेंबर्स थे। इंटरनेशनल आर्यन लीग एक आर्य समाजी लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुनर्जन्म और इन सब चीज़ों पर पहले से ही भरोसा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस समय ये स्टोरी डेवलप हो रही थी उस समय ऑब्वियसली इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था और यहाँ काफ़ी कम्युनल राइट्स चल रहे थे। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि महात्मा गांधी जी ने इस स्टोरी को यूज़ करके लोगों का ध्यान उन दंगों से हटाकर इस स्टोरी की तरफ लाना चाहते हो, ताकि लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली और पीसफुली सोचें और इन मसलों को रिजॉल्व कर सकें। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल ये स्टोरी भी एक रहस्य ही बन के रह गई है जिसे पूरी तरह वेरीफाई करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इन मिस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए सुपर नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।